किसान भाइयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई में पंचमहाभूत कृषि, रसायन मुक्त, जहर मुक्त, टिकाऊ खेती का 2 दिवसीय प्रशिक्षण बहुत ही अनुपम और अद्वितीय रहा। इस प्रशिक्षण के कारण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई के साथ जैविक खेती में रिसर्च के नए आयाम खुलेंगे। प्रशिक्षण में IIT भिलाई के निदेशक डॉक्टर राजीव प्रकाश जी, हेमचंद्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र दीक्षित जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्र संघचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी भी इस प्रशिक्षण में उपस्थित रहे और किसानों का मार्गदर्शन किया। TCBT के प्रसिद्ध किसान एवं वैज्ञानिक श्री लेखराम जी और श्री पंकज मंडा जी भी इस पूरे प्रशिक्षण में रहे और किसानों का मार्गदर्शन किया। चयनित 130 किसानों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। सबको बहुत आनंद आया और सब इस क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित करेंगे। रसायन मुक्त, जहर मुक्त, टिकाऊ खेती वाली अपनी मूल आध्यात्मिक खेती, मूल वैदिक खेती को पूर्व वाइस चांसलर नरेंद्र दीक्षित जी ने अपनी TCBT पंचमहाभूत कृषि को जैविक खेती के क्षेत्र में अभी तक की श्रेष्ठ पद्धति कहा। आइए हम सब इनके उद्बोधन को पुनः सुनते हैं। प्रोफेसर राजीव प्रकाश जी, ऑर्गेनिक खेती है, हम उसको तो वैदिक खेती कहेंगे हम लोग, उसके विशेषज्ञ ताराचंद जी, प्रोफेसर माथुर, प्रोफेसर संतोष जी और यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों, ये विषय जो आज चुना गया वैदिक खेती के ऊपर या इसको प्राकृतिक खेती भी कहते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है। मैं संक्षेप में बतलाना चाहूँगा कि क्यों हुई। इसके बाद जो है ताराचंद जी जो है 2 दिन तक के इसके ऊपर विस्तृत जानकारी देंगे। मैं कुछ अपने अनुभव बतलाऊंगा कि जब मैं छोटा था, मेरा गांव देश के जंगलों से लगा हुआ था और छोटे थे, हमारे यहाँ जो काम करते थे उनके साथ जंगल जाते थे, तो जंगल में एक विशेष प्रकार का आनंद आता था। ऐसा सुगंधित वातावरण लगता था। छोटे छोटे पौधे थे, फिर बड़े थे और बड़े थे, झाड़, और एक ही ऊंचाई के। जब भी हम देखते हैं 1-2 साल बाद तो हमको सब पेड़ एक ही ऊंचाई के दिखते हैं और एक ही प्रकार के दिखते हैं। जितने फलदार पेड़ थे वो सब काट दिए गए। उसका क्या दुष्परिणाम हुआ कि जो कार्बन पौधे लेते थे उसकी जो अमाउंट है वो कम हो गया। जंगल में रहने वाले बंदर जो खाते थे फल, उनको मिलना बंद हो गया। तो हम देखते हैं कि वो गांव की ओर आ रहे हैं बंदर, किसान परेशान है। और तो और मैंने ये भी देखा कि बंदर तो भिखारी बन गया है। आप जाइए सड़क के किनारे नेशनल हाईवे में तो आपको कई जगह जंगल के किनारे बंदर बैठे हुए मिलते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि कोई गाड़ी रोके और हमको कुछ खाने के लिए दे। ये जंगलों के कटाई के कारण ये हुआ। तो एक प्रकार से जंगल काट के और पैसा कमाने के लिए महंगे वृक्ष लगा दिए गए। उसके कारण जंगल का पर्यावरण जो है वो पहले की अपेक्षा खराब हुआ। दूसरा हम आते हैं खेती की ओर। खेत में लोगों ने, हम ये देख रहे हैं कि सभी लोग हजारों सालों से उसी जमीन में खेती कर रहे हैं। भारत में तो हम कह सकते हैं कि हजारों साल से कर रहे हैं, कुछ लोग सैकड़ों साल से कर रहे होंगे। और जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म तत्व है, वो समाप्त हो गए। लोगों का उसकी ओर ध्यान नहीं गया, वो खेती करते रहे। बाद में ये हुआ, लोगों ने कहा भाई फसल चक्र अपना लेते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंगोल जो कि बर्बर थे, जिनके यहाँ खेती नहीं होती थी, सिर्फ घोड़े थे और घोड़े चराते थे और लूटपाट किया करते थे। जब उन्होंने ईरान इराक पर कब्जा किया तो उन्होंने कहा भाई अच्छा नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया कि उनका साम्राज्य बहुत सारे इलाकों में हो गया था, दूसरी जगह से दूसरी फसल लाए और वहाँ पर लगाना चालू किया। उन लोगों को भी उस समय समझ में आ गई कि हमको फसल बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो पोषक तत्व हैं वो उस प्लांट के लिए जो थे वो खत्म हो चुके हैं। तो पोषक तत्व की कमी हो गई।
कमी होने के कारण क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें ग्रोथ, जो फसल है उसमें ग्रोथ कम हो गई। हमने क्या किया, हमारे वैज्ञानिकों ने कहा भाई NPK ये डालो। NPK डालना चालू हुआ। NPK का परिणाम ये हुआ कि अच्छे ऊंचे ऊंचे हरे हरे पौधे तो हो गए, लेकिन उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो गई। जैसे कि आप हॉस्पिटल में देखते हैं कि एक अच्छा तगड़ा आदमी मिलता है और उससे पूछते, मैं कई बार मेरा सामना भी हुआ कि क्यों भाई अस्पताल में क्यों आए, अच्छे हेल्दी हैं, 80-85 किलो वजन है, ऊंचे पूरे हैं। मेरे साथ हीमोग्लोबिन मेरा कम हो गया। वही स्थिति हमारे प्लांट की है कि उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। हमने NPK दिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिले, जिसके कारण उनमें लड़ने की क्षमता कम हो गई। अब सवाल ये होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम हो गए तो उनमें लड़ने की क्षमता कम हो गई, तो क्या हुआ कि बीमारियां आई, तो हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का उपयोग किया, बहुत उपयोग किया। उससे इल्लियाँ मरना चालू हुई, जो कीड़े बैठते थे उसमें वो मरना चालू हुए। उनको कौन खाता था? उनको कौवे खाते थे। कौवे मरना चालू हो गए, चिड़िया मरना चालू हो गई। हम देखते हैं आज स्थिति यह है कि श्राद्ध के समय लोग कौवा ढूंढते हैं। कुछ लोगों ने तो धंधा चालू कर दिया, कौवा पाले हैं, लेके जाते हैं श्राद्ध के समय और पैसा लेते हैं लोगों से और कौवे को लोग खिलाते हैं। ये स्थिति हो गई, कौवा खत्म हो गया। किसके कारण? इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के कारण। दोहन चालू हुआ गायों का, गायों को इंजेक्शन लगाने लगे। इंजेक्शन लगाने के कारण क्या हुआ कि जब वो गाय धीरे धीरे जब एजेड होती मरती है, उसको फेंका गया। पहले गिद्ध खाते थे गायों को, जितने मरे जानवर उनको गिद्ध खाते थे। गिद्धों ने खाना चालू किया, गिद्ध मरना चालू हो गए। अब गिद्ध नहीं दिखते, नहीं तो पहले सैकड़ों की तादाद में गिद्ध कहीं पर भी चले जाइए पेड़ों के ऊपर बैठे दिखते थे। तो ये जो पर्यावरण, ये जो पॉल्यूशन हुआ है, इस पॉल्यूशन के कारण ये प्रभाव हमको दिखने लगा। तब लोगों को ध्यान आया, कुछ लोगों को, कि भाई हमको तो ऑर्गेनिक प्योर जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो लोगों ने सोचा कि लोगों ने फिर गीता पढ़ा, वेदों से लिया। जैसे एक देशपांडे जी थे 90 के दशक में, ये मेरा ख्याल सोलापुर और पुणे के बेल्ट में थे। तो उन्होंने चालू किया है अमृत पानी बनाना। ये शहद, घी, गोबर, गौमूत्र, इन सब का मिक्सचर बना करके तो आया करते थे जमीन में और 20 किलो बरगद के नीचे की मिट्टी डलवाया करते थे। इससे क्या हो गया कि बैक्टीरिया की संख्या तो बढ़ गई, बहुत बैक्टीरिया बढ़ गए। लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई पेड़ रहता है, उसकी जड़ें नीचे फैले रहती है, उसके पास में दूर में भोजन पड़ा हुआ है, उसका आपने डाल दिया है, वो जड़ तक कौन पहुंचाएगा? वो जड़ तक पहुंचाने का काम बैक्टीरिया करते हैं, फंगस करते हैं। तो वो तो व्यवस्था हमने कर दी देशपांडे जी ने कि आप जो है बैक्टीरिया पैदा कर लो, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा गया। बाद में हम देखते हैं कि सुभाष पालेकर जी की आई, उनको तो पद्मश्री भी मिल गई। उन्होंने भी सिर्फ बैक्टीरिया कल्चर करने का बताया, जीवामृत कहते हैं कि बैक्टीरिया कल्चर करते चले जाओ और आप डालते चले जाओ, फसल बढ़ेगी। शुरू में जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो उनको मिल रहे हैं, लेकिन जब वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है हम फिर से पुरानी स्थिति में चले जाएंगे। तब मैंने देखा, मुझे भी भाग्यवश जो है एक वीडियो देखने मिल गया था ताराचंद जी का। तब मुझे लगा कि इसमें समग्र निदान इन सब चीज़ों का, इसमें आप बैक्टीरिया फंगस भी कल्चर करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देंगे, जमीन का उपचार भी होगा और इनके इसमें अग्निहोत्र से लेके प्रार्थना से लेकर के ये सब मेरा ख्याल डिमॉन्स्ट्रेट ये करेंगे अपने सेशन में। ये बतलाएंगे कि प्रार्थना का क्या असर होता है, ये भी बताएंगे कि पानी के सामने प्रार्थना करो तो क्या असर होता है, ऊर्जा जल के बारे में बताएंगे। तो मुझे लगा कि आज की स्थिति में भारत में ताराचंद बेल जी की जो टेक्निक है वो जितनी भी है उनके तुलना में ये पूरी की पूरी कंप्लीट है। इसमें किसी और की आवश्यकता नहीं होगी। टेक्निक को अपनाएं और हमारा जो पर्यावरण बिगड़ते चला जा रहा है, हमारी नस्ल जो बिगड़ते चली जा रही है, बिगड़ने का तात्पर्य ये है कि उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रह रहा है, कैंसर तेज़ी से साथ फैल रहा है। तो इन सब के निदान के लिए हमको प्राकृतिक खेती की ओर लौटना पड़ेगा। आप लोगों से आशा करता हूँ कि उनको समझेंगे और इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।